आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली एमआरएफए में हुई एक मूवमेंट के बारे में और एमआरएफए की ये मूवमेंट काफ़ी फास्ट होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको अब एमआरएफए के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है, इसके शुरुआत से इसका करंट स्टेटस, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, अभी ये प्रोग्राम कहाँ पर फंसा है और वो क्या कारण है जिसके चलते पिछले तकरीबन कई वर्षों से ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका समाधान क्या निकाला गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि आज एमआरएफए के बारे में आपको काफ़ी कुछ नया पता चलने वाला है। शुरुआत करते हैं मीडिया रिपोर्ट से। मीडिया रिपोर्ट में फाइनली ये चीज़ें अब आनी शुरू हुई हैं कि भारतीय वायुसेना समझ चुकी है कि तेजस प्रोग्राम से हम जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, खासकर तेजस मार्क 2 से, वो अब इतनी जल्दी तो पूरी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर हम एचएएल को अकेले ब्लेम नहीं कर सकते तेजस मार्क 2 के लिए। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी गलती नहीं है। तेजस मार्क 2 में डिले तो आ चुकी है और ये डिले कई महीने की है, लेकिन यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर जिम्मेदार है। उन्होंने भी कभी इंटरनली इस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया और लेट लतीफ़ी और एन मौके पर जो डिज़ाइन रिफाइनमेंट है वो उनके तरफ से ही बार बार डिमांड की जाती रही और एचएएल भी यहाँ पर उतनी ही जिम्मेदार है। लेकिन अब इन समस्याओं से निपटने के लिए एमआरएफए का केस एक बार फिर से सामने आया है और 2 महीने बाद 114 फाइटर के लिए जो एक प्रस्ताव है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में रखा जाएगा। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है और बहुत उम्मीदें हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में जो इनिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान हो जाएगी। यानी 2 महीने में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना स्पष्ट कर चुकी है कि अब यहाँ पर लेट लतीफ़ी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए उनको और हमारे पास सिर्फ 31 ही बची हैं। और कुछ रिपोर्ट और डराने वाली है कि ये नंबर 31 से भी घटकर अब 29 तक पहुंच सकता है अगर चीज़ें सही ट्रैक पर ना आईं। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हुई है। कन्फ्यूज़न नहीं कह सकते बल्कि इसको हम एक अपग्रेड ही कह सकते हैं कि रिपोर्ट दावा करती है कि अब इस रेस में 5th जनरेशन फाइटर की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन उस पर अभी हम बाद में आएंगे। फिलहाल बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पहला फॉर्मल स्टेप होगा एक्विजिशन प्रोसीजर में, जो कि भारत को अलाउ करेगा या इंडियन एयरफोर्स को अलाउ करेगा कि वो प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग आयोजित होगी उसके बाद यहाँ पर रास्ते आसान हो जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। एक बार जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से मिल जाती है तो उसके तुरंत बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू किया जाएगा और यहाँ से जो ये टेंडर है इसकी शुरुआत सही मायने में होने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं एमआरएफए के इतिहास के बारे में और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आखिरकार एमआरएफए को लेकर के जो इतना सरदर्दी बनी है उसके पीछे की वजह क्या है और क्यों इतने वर्षों के बाद भी ये प्रोग्राम अपने अंतिम चरण पे नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले समझते हैं कि ये एमआरएफए प्रोग्राम है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। एमआरएफए की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि भारतीय वायुसेना जो कि फाइटर जेट स्क्वाड्रन की कमी को फेस कर रही है उनको एक तत्काल समाधान दिया जाए और तकरीबन 2 से 3 या ज़्यादा स्क्वाड्रन जो है वो ऐड करी जाए एमआरएफए के अंतर्गत। बाद में ये नंबर्स लगातार बढ़ते रहे और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक ऐसे फ्रेमवर्क पर चर्चा करी गई जहां पर 114 फाइटर जेट्स की खरीद की जानी थी। बाद में ये एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए जाने थे। ये प्रोग्राम सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, जितना हमें महत्वाकांक्षी लगा, ये उतना ही कॉम्प्लेक्स भी था। इस प्रोग्राम के जो की ऑब्जेक्टिव थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला की ऑब्जेक्टिव तो ये था कि एक ऐसे मल्टी रोल फाइटर को एक्वायर किया जाए जो कि एयर सुपियोरिटी मिशन भी एग्जीक्यूट कर सके, ग्राउंड अटैक भी कर सके और मैरीटाइम रोल्स को भी पूरा कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव था भारत के एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना लोकल प्रोडक्शन के थ्रू और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, खासकर एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड आर्मामेंट्स, उनको इन फाइटर जेट्स का हिस्सा बनाना और जो इंडियन मेड सिस्टम्स हैं उनको इन फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के टाइमलाइन की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही इस समय चर्चा का विषय भी है। इस प्रोग्राम की आधिकारिक शुरुआत होती है अप्रैल 2019 में, जब भारतीय वायुसेना के तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया जाता है। उसके बाद भारतीय वायुसेना 2023 में जो आरएफआई के रिस्पॉन्स आते हैं उनको रिव्यू करती है और फाइनली एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज करे जाते हैं। अर्ली रिपोर्ट ये बताती थी उस समय कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो 2025 के मध्य तक आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं।
अब अगर हम बिडिंग फेज की बात करें और वेंडर्स की बात करें तो 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 4 फर्म्स जो हैं वो अपने बिड को सबमिट कर चुकी हैं और अब जो इंटायर प्रोसेस है वो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड में इंटर कर चुका है, जहां पर जो इंडियन मेंटेनेंस पार्टनर है ये भी बहुत जल्दी अपॉइंट किया जाएगा। अब जो कंटेंडर्स जिनका नाम सामने आया है उसमें लॉकहीड मार्टिन है F-21 के साथ, डसाल्ट है अपने राफेल के साथ, बोइंग है F-15EX के साथ, साब है अपने ग्रिपेन के साथ और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन शामिल हुई है Su-57 के साथ। अनफॉर्चुनेटली यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने अपने कदम वापस ले लिए हैं, ऐसा रिपोर्ट इंगित करती है। हालांकि इस पे अभी जर्मन चांसलर और एयरबस के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स का बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि टाइफून को लेकर अब उन्हें भारतीय वायुसेना से उम्मीदें कम हैं, इसलिए पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन पार्शियली उन्होंने इस प्रोग्राम से एग्जिट ले लिया है। बाकी देखते हैं भविष्य में क्या होता है। यहाँ पर जो एक नई चीज सामने आ रही है प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने के लिए वो है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट। जी हाँ, फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत एक सिंगल क्लियरेंस अप्रूवल मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किए जाने की बात सामने आ रही है, जो कि पूरे की पूरी टाइमलाइन को 3 से 4 वर्ष तक कम कर सकती है और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकती है। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। पहला है कॉस्ट ओवररन लोकल प्रोडक्शन की वजह से। लोकल प्रोडक्शन सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज़ें उतने ही कॉम्प्लेक्स है। इनिशियल जो अध्ययन किया गया था MRFA का, उसमें ये माना गया कि जो डोमेस्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे वो कॉस्ट को 10 से लेकर $20 मिलियन पर यूनिट तक बढ़ा सकता है डायरेक्ट OEM से एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करने की तुलना में। और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आएंगे ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, असेंबली लाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बर्डन के थ्रू भारत को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर चैलेंज था हमारे सामने HAL के ऊपर प्रेशर और प्राइवेट सेक्टर का रोल, क्योंकि MRFA में HAL और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। HAL जो ऑलरेडी इस समय तेजस मार्क 1, मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम को सही समय पर पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना ने रिकमेंड किया था कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जैसे कि टाटा, लार्सन टोब्रो, रिलायंस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अपना जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं दिखा पा रही हैं और वो भी हेजिटेट कर रही हैं इतने बड़े प्रोग्राम को ज्वाइन करने से, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने बड़े स्केल में फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी है और उनका जो रोल भी रहा है इस तरह के प्रोग्राम में वो काफ़ी लिमिटेड रहा है। और भी कई बर्डन्स हैं जिसमें TOT की मात्रा हो गई और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, इन सब को लेकर के भी जो आम सहमति है वो बनने में समय लगा। करंट स्टेटस की बात करें तो मैंने अभी बताया कि ये प्रोग्राम टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड में इंटर कर चुका है और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए जो क्लॉज है या जो कह सकते हैं फाइल है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में रखी जाएगी और उसके बाद जो भी होगा हमें पता चलेगा। उम्मीद तो पूरी है कि शायद हमें एक पूरा जो टेंडर प्रोसेस है वो देखने को ना मिले, बल्कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील देखने को मिल जाए, जहां पर Su-57 और राफेल की मिक्स्ड फ्लीट देखने की संभावनाएं भी यहां पर प्रदर्शित की जा रही हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमें जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में देखने को मिल जाए। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।